हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कैसे हैं। हमारा तो हाल देख सकते हैं, अभी मैराथन हम लोगों ने बायो का करके आया है रात में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर हम लोग यहाँ पे देखिए बायो का सब्जेक्टिव का मैराथन करने लगे हैं ना। तो ये प्यारे बच्चों मेहनत है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा हमारा आवाज़ भी अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा थके थके हम लग रहे हैं, लेकिन थकना नहीं है एग्जाम तक प्यारे। हम आपका साथ बोले थे, देंगे एग्जाम तक और देंगे हम। और आपको भी क्या करना है, एकदम डटे रहना है, क्लास पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज यहाँ देखिए पूरा बायो का निचोड़ एकदम क्या किया जाएगा, निचोड़ दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी से रहेगा, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा और इसको थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम नज़दीक है। और यहाँ आप देखिए एग्जाम पता ही है प्यारे बच्चों की, अब कल से एग्जाम होने वाला है आपका। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव दे रहे हैं। किसी भी हाल में इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपके लिए आसान होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्या प्यारे बच्चों क्या करते हैं, चैनल पे पहली बार आप आ गए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन, अगर आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप क्या ज्वाइन होइएगा, मन करे तो हो जाइएगा, नहीं मन करे नहीं होइएगा। लेकिन जो नए बच्चे होंगे ना 2025 वाले, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, थकना तो है नहीं, हमको भी नहीं थकना है, आपको भी नहीं थकना है। और यहाँ पे हम सब्जेक्टिव को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, और थोड़ा सा तेजी में किया जाएगा बाबू, क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ा सा तेजी में, क्योंकि रात भर हम लोग 2 दिन से जग रहे हैं ना और पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम भी थके हुए हैं और टाइम भी कम है, तो थोड़ा सा तेजी में करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि अलैंगिक जनन के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में टिप्पणी लिखें। बाबू लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से क्वेश्चन पक्का रहता है। ये टिप्पणी लिखना 5 नंबर का आता है कि टिप्पणी लिखे लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में। तो देखिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में टिप्पणी लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, तो जनन की वह विधि जिसमें एकल जनन अंग भाग लेता हो। यहाँ देखिए लैंगिक की वह विधि जिसमें प्यार बच्चों क्या, सॉरी यहाँ देखिए लैंगिक की वह विधि जिसमें जनन अंग भाग लेता हो, जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं। जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं, जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं ना। अब यहाँ आप देखिए इसके टिप्पणी लिखना है ना, तो उसके बाद से देखिए जैसे जैसे लिखे वैसे भी आपको एग्जाम में लिखना है। आपको उसके बाद से क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 डालिएगा, टिप्पणी इसका लिखिएगा कि नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक का ये निर्माण करता है ना। प्यारे आपको ऐसे लिखना है कि नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण करता है। दूसरा लिखना है कि ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा ये विभाजन होकर एक नए जीव का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी टिप्पणियां आपको लिखनी पड़ेगी, दोबारा दोहराएंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, फटाफट आप लोग करते चलिए। देखिए 3 नंबर है, यह जनन लैंगिक जनन की तुलना में जटिल एवं धीमी होती है। यानी यह लैंगिक मतलब अलैंगिक जनन की तुलना में जो लैंगिक जनन होता है ना, थोड़ा सा धीमा प्रोसेस होता है और बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको यह भी लिख देना है। चौथा लिखना है कि इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन क्रियाएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको चौथा भी लिख देना है। आपको टिप्पणी लिखना है तो इसी प्रकार लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी ले लीजिए। अब देखिए आप देखिए, अब आते हैं अलैंगिक जनन, क्योंकि हमसे पूछा गया कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो हमने लैंगिक जनन के बारे में लिख दिया कि लैंगिक जनन में क्या क्या होता है। अब चलिए अलैंगिक जनन के बारे में हमको लिखना है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, उसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, अर्थात जिस जनन क्रिया में केवल एक जनन अंग भाग लेता, अर्थात आपको लिखना है कि जिस जनन की क्रिया में केवल एक ही जनन अंग भाग लेता उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना। फिर इसका बोला गया कि टिप्पणी लिखे। तो देखिए टिप्पणी में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ आप देखिए टिप्पणी लिखना है कि अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है। किसमें, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होगा, युग्मक संलयन नहीं होगा। दूसरा आपको यहाँ पे लिखना है कि अलैंगिक जनन की उत्पत्ति यहाँ देखिए उत्पन्न संतति का आकार अनुवांशिक रूप में जनन के समान होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोन का भी डेफिनेशन मिल गया, मे भी आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए अलैंगिक जनन सभी समसूत्री विभाजन होते हैं, यानी आपको लिखना है कि अलैंगिक जनन की क्रिया होगी ना, यहाँ आप देखिए सभी समसूत्री विभाजित होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, सभी समसूत्री विभाजित हो जाती है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला लिखना है कि अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, यानी लैंगिक जनन की अपेक्षा में ये थोड़ा सा
तेजी से होता है, वो धीमा होता है लेकिन ये तेज होता है। अगला आ जाए कि अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में पाए जाते हैं, यानी जो अलैंगिक जनन होगा, जो निम्न श्रेणी के जीव होंगे, उच्च श्रेणी के नहीं, निम्न श्रेणी के जीव होंगे, उसमें अलैंगिक जनन की क्रियाएं होंगी। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अब लैंगिक जनन अलैंगिक जनन ये बता दिए ना, इसमें अगर आपसे अंतर भी पूछेगा तो ये डायरेक्ट अंतर भी लिख सकते हैं, टिप्पणी पूछेगा टिप्पणी भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बिना किसी टाइम वेस्ट का फटाफट से क्लास कराने की कोशिश करें। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्लोन या एक पुंज की परिभाषा बताइए। एक यहाँ देखिए एक पुंज, एक लाभ एवं यहाँ देखिए एक हानि के बारे में भी बताइए। यानी क्लोन क्या होता है, क्लोन का एगो लाभ बताना है, एगो हानि बताना है ना। क्लोन का मतलब होता है एक पुंज, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से जो समान जीव होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आकारकीय तथा अनुवंशिकीय रूप से समान जीवों को क्लोन कहा गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग पहला लिख दीजिएगा कि आकारकीय तथा अनुवंशिकीय रूप से समान जीवों को क्लोन कहा गया। तो देखिए लिखा गया है कि आकारकीय तथा अनुवंशिकीय रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा गया। यहाँ देखिए शब्द की रचना की गई। अलैंगिक जनन में परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने, यहाँ देखिए अपने जनक के अनुवांशिक रूप से भी क्या होती है, ये समान होती है, तभी तो इसको क्लोन कहा गया। इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा गया। यहाँ देखिए लाभ आपको लिखना है, लाभ यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से ये संतति क्या होती है, समान होती है। पहला लाभ हो गया कि अनुवांशिकीय मतलब आकार और संतति इसका समान होगा। यहाँ पे किस क्या होगा, तो यहाँ देखिए आकारकीय और यहाँ देखिए अनुवांशिकीय रूप से ये समान होते हैं, ये हमारा पहला लाभ है। और हानि आपको लिखना है क्या, हानि यहाँ पे लिखना है, यहाँ देखिए अनुवांशिक यहाँ देखिए विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करता है, ये हानि है कि ये क्या करेगा, अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ आप देखिए ये तो सारे हम बड़े करने के लिए लिखे हैं, आप इसी को तोड़ के लिख दिए हैं। यहाँ पे आपसे क्लोन पूछे या एक पुंज पूछे तो आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को ही क्लोन कहा गया। क्लोन क्या है, तो देखिए क्लोन का लाभ हो गया आकार और अनुवांशिकी इसका समान होता है, तो ये हमारा लाभ हो गया। और हानि हमारा ये हो गया कि अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हानि हो गया। तो ये भी क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, जल्दी जल्दी, क्योंकि प्यारे पूरा का पूरा यहाँ पे बायो हम लोग खत्म करेंगे। मस्त मस्त क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन खत्म करेंगे। आप देखिए संक्रमण रोग क्या है, संक्रमण रोग क्या होता है, किन्हीं 3 संक्रमण रोगों के नाम लीजिए। संक्रमण रोग क्या होता है, संक्रमण रोग क्या होता है, कोई 3 संक्रमण रोग का नाम लेना है। तो देखिए ऐसे रोग जिसके संक्रमण यहाँ देखिए कारक परंतु यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए ऐसे रोग जिसका संक्रमण कारण परंतु संक्रमण उत्पन्न कर देता है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए कि ऐसे रोग जिसमें क्या संक्रमण कारक तुरंत संक्रमण उत्पन्न कर दे, ऐसे रोग जिसमें संक्रमण कारक क्या तुरंत ही संक्रमण उत्पन्न कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक, यहाँ आप लिखिए या संचर्य रोग कहते हैं। यानी संक्रमक का मतलब तुरंत, संक्रमण का मतलब आप क्या समझे, संक्रमण रोग कि तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या कि ऐसा रोग जिसमें संक्रमण की क्रिया क्या हो जाए, तुरंत यहाँ पे हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए हैजा हमारा हो जाएगा, हैजा बहुत जल्दी हो जाता है। पोलियो भी बाबू बहुत यहाँ पे जल्दी हो जाता है। पोलियो यहाँ देखिए विषाणु और रेबीज के कारण होता है। यानी यहाँ देखिए ये सारी चीजें आपको लिख देना है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया तो आप लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए प्रतिरक्षी व यहाँ देखिए यहाँ देखिए प्रतिजन और यहाँ देखिए प्रतिरक्षी पूछा है। प्रतिरक्षी का मतलब क्या होगा, एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में के बीच विभेद मतलब करें। यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीजन क्या होते हैं, ये पूछा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि प्रतिरक्षी क्या होता है और यहाँ आप देखिए प्रतिजन यानी एंटीबॉडीज क्या होता है और एंटीजन क्या होता है। तो देखिए प्रतिजन यानी एंटीजन क्या होता है, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के यहाँ पे क्या प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं और इसी क्या करते हैं, अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिजन यानी एंटीजन कहते हैं। समझिएगा कि आप देखिए एंटीजन क्या है, ये क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पदार्थ शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा, तो ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं।
यहाँ पे देखिए करके क्या करते हैं, अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। और प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए एंटीबॉडीज किसे कहते हैं। तो ये विशेष प्रकार की एक प्रोटीन से जो यहाँ पे क्या प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होती है तथा प्रतिजन से शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडीज का कार्य क्या होता है, शरीर के प्रति सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे आप लोग एंटीजन और एंटीबॉडी में यहाँ पे विभेद लिख दीजिएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पढ़ते चलिए मजा आएगा। कि भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम क्या क्या है, भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम क्या क्या है। तो भ्रूण कोश की घटक कोशिकाएं कौन कौन से हैं, तो भ्रूण कोश के घटक कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला अंडा हो गया, द्वितीय केंद्रक हो गया, सहायक कोशिका हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एपिडोलल कोशिका हो गया। तो ये सारे आप लोग लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट करते चलिए क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को बहुत ज्यादा देखना है। चलिए ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ का वर्णन करें। ट्रांसजेनिक जंतुओं का क्या किया जाता है, मानव इंसुलिन बनाया जाता है ना ट्रांसजेनिक जंतुओं से, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं का लाभ के बारे में वर्णन करें। यहाँ आप देखिए लाभों के बारे में वर्णन करें। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं के अनेक लाभ हैं। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाई जा सकती है। इन जंतुओं के माध्यम से ट्रांसजेनिक क्रिया भी पूरी कराई जा सकती है, इसलिए यह जंतु बहुत उपयोगी मतलब नजर आते हैं हम लोग को। तो सिंपल सा आपको लिखना है कि ट्रांसजेनिक, यहाँ आप देखिए जंतुओं के लाभ के बारे में लिखना है। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं के अनेक लाभ हैं। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की क्या किया जाता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इन जंतुओं के मध्य ट्रांसजेनिक क्रिया को पूरा कराया जा सकता है, इसलिए जो जंतु होते हैं ना हम लोग को बहुत उपयोगी दिखाई देते हैं। अगला आज यहाँ आप देखिए प्रतिरक्षी और प्रतिजन, ये तो हो गया ना। यहाँ आप देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ आप देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आप देखिए खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किया गया तथा उसके फलस्वरूप उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। देखिए हमसे सिंपली पूछा गया कि हरित क्रांति से आप समझते क्या है। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उनके यहाँ देखिए फलस्वरूप जो भी उत्पाद में वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। तो सिंपल सा हरित क्रांति पूछा गया, हरित क्रांति बता दिया। हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला है सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्रबंध होना, यानी सिंचाई उसको पटाना, है ना यहाँ पे। और दूसरा क्या, वैज्ञानिक विधि द्वारा दृष्टिकोण से कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाला, यानी यहाँ पे देखिए जैविक खाद हो गया, ये सब बना के डालने वाला। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको लिख देनी है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला कि सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाए। बाबू बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा तेजी में चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाए, सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाए। तो देखिए ऐसे यहाँ देखिए पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरी जाति को ना तो लाभ ना तो हानि होता है, उसे क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। बस अगर आपसे पूछा जाए कि सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, अगर ऐसे देखिए सहभोजिता से आपसे क्या समझ मतलब आप क्या समझते हैं, तो सहभोजिता क्या होता है, तो ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। जैसे आर्किड का आम के वृक्ष में शाखाओं पर उगना, ये एक इसका उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी लिख दीजिएगा। सहभोजिता आप समझ गए, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को लाभ या तो लाभ होता है ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है ना। तो यहाँ पे उसी को बोलते हैं। ये देखिए कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणामों का उल्लेखन करें। मतलब ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। जैसे हेडफोन में हम लोग गाना सुन रहे हैं, ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। चोंगा में गाना सुन रहे हैं, ये ध्वनि प्रदूषण। डीजे बजा रहे हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण है। तो उसकी पूछा जा रहा है कि दुष्परिणाम क्या क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, 40 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाले ध्वनि के कारण क्या होते हैं, ज्ञानेंद्रिय सहित मानव शरीर के अन्य भागों पर पड़ने वाला कुप्रभाव को ही हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो देखिए ध्वनि प्रदूषण 40 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाले ध्वनि के कारण ज्ञानेंद्रियों सहित मानव शरीर के अन्य भागों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को ही हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा दुष्परिणाम प्रभाव क्या है, तो यहाँ पे क्या, कर्ण पटल के यहाँ देखिए क्षतिग्रस्त होने का कारण, यानी कान का चादर फट जाना, उसमें बाधा आ जाएगा। दूसरे व्यक्ति से बात करने में भी बाधा आएगा। चोंगा बज रहा है तो आप कॉल से किसी बात कर पाएंगे, नहीं बात करेंगे। आपके सामने है तो चिल्ला के बात करना पड़ेगा। नेत्र दोष हो सकता है, सर दर्द यहाँ आप देखिए हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है। तो ये लिख दीजिएगा।
चलिए यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सही कर दिए बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा। तो यहाँ पे आपको बने रहना है, सिर्फ यहाँ पे टिके रहना है, टिके रहना है। बहुत सारा क्वेश्चन है अभी तो प्यारे रामबाण, अभी 100 क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में है, तो वो तो कराना अभी बाकी है ना। तो आप लोग बने रहिए, देखिए कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि जैविक खादों के उपयोगों से होने वाले 2 लाभों को लिखें, यानी जैविक खाद से कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से लाभ हैं। तो देखिए जैविक खाद से, जैविक खाद के उपयोग, यानी यहाँ पे देखिए जैविक खाद का उपयोग क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, तो खाद उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए जैविक खाद का उपयोग में 2 लाभों को लिखे, तो ऐसे लिखना है, उत्तर लिखना है और आपको लिखना है कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ। पहला लिखना है, यह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। जैविक खाद क्या करता है, मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा, यह प्राकृतिक एवं यहाँ पे क्या होता है, हानि रहित होती है, यानी ये प्राकृतिक भी होता है और हानि से बचाता भी है ना। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के 2 लक्षणों को बताइए। कैंसर के 2 लक्षण कौन कौन से, कैंसर के 2 लक्षणों के नाम लिखे। कैंसर, कैंसर, तो देखिए कैंसर सबसे पहले 2 लक्षण यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे, यहाँ पे हो जाएगा आपका वजन में कमी आएगा। यहाँ पे देखिए शरीर के किसी भाग का अत्यधिक वृद्धि हो जाना, ये कैंसर का लक्षण है। तो कैंसर के 2 लक्षणों का नाम बताना है। तो यहाँ पे कैंसर के 2 लक्षण, वजन में कमी आएगा, शरीर के किसी भाग पर क्या होगा, किसी एक भाग का अत्यधिक वृद्धि होना। चलिए यहाँ देखिए सहलंगता को परिभाषित करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप देखें लिंकेज को परिभाषित करना है कि सहलंगता को परिभाषित करें, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सहलंगता को परिभाषित करें, तो देखिए गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित वे जीन जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से अलग हुए बगैर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सहलंगता कहते हैं। ऐसा डिफिनीशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, आप ध्यान रखिए। और थोड़ा सा तेजी से चलने का मकसद है कि देखिए थोड़ा सा तेजी से चलने का मकसद है कि हम लोग कम से कम बहुत सब्जेक्टिव करने वाले हैं, आज पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो क्या कहते हैं, गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित वे जीन्स जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से अलग हुए बगैर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, उसे हम लोग सहलंगता कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखिए सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाएं। क्या है, सहभोजिता है, सहभोजिता है। अब इसको एक उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। तो देखिए सहभोजिता क्या होता है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरे जाति को तो लाभ और हानि होता ही नहीं है, उसे सहभोजिता कहते हैं। जैसे आर्किड की, ये तो हो गया ना शायद क्वेश्चन, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये भी हो गया है शायद। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आइए कि मलेरिया और यहाँ देखिए निमोनिया का प्रासरण किस प्रकार किया जाता है। फटाफट से मलेरिया आपको पता है प्यारे, यहाँ देखिए मलेरिया का पूछा जाए तो मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। जबकि निमोनिया किससे होता है, तो जो निमोनिया होता है ना, ये वायु किसके द्वारा होता है, जबकि जो निमोनिया का प्रासरण होता है यानी इसका जो फैलाव होता है वायु किसके द्वारा है, ड्यू यहाँ पे क्या है, डिप्लोफोकल निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या होता है, क्या बाबू, यहाँ पे अगर आपसे पूछे निमोनिया का प्रासरण, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि मलेरिया का प्रासरण किसके द्वारा होगा, तो मलेरिया का प्रासरण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जबकि निमोनिया का जो प्रासरण होता है वायु किसके द्वारा, तो डिप्लोफोकल निमोनिया बैक्टीरिया की मदद से होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद कर लेना है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आ जाए कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, तो देखिए उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। समझिए, अब इससे अच्छा डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, अंतिम मौका है, कल एग्जाम में पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। तो इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है, तो देखिए उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में उत्पादों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इसके द्वारा टमाटर, केला, सेब आदि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इनमें प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पाद के समान होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आ जाएगी ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ का वर्णन करें, यानी ट्रांसजेनिक जंतुओं का लाभ के बारे में आपको बताना है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ क्या क्या है। तो देखिए ये तो हम शायद पढ़ लिए है ना, अभी क्वेश्चन बहुत है, ये सब पहले पढ़ लीजिए।
ये लैंगिक जनन के बारे में टिप्पणी लिखना, ओनली लैंगिक जनन के बारे में। तो ये तो हम आपको पढ़ा दिए लैंगिक अनैंगिक